हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को कहा जाता है। यानी कि डीएनए जो है ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए में और वह एमआरएनए जाकर फिर बाद में ट्रांसलेट होता है साइटोप्लाज्म में जाकर और वो प्रोटीन बनाता है, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये आगे जाकर जो एमआरएनए बन रहा है वो क्या है, आगे जाके ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो सूचना है डीएनए के अंदर वो एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होती है, मैसेज के रूप में साइटोप्लाज्म में जाती है और साइटोप्लाज्म में फिर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा, देखिए दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है वो लगभग समान होगा, लेकिन एंजाइम्स का डिफरेंस होगा और जो जीनोम है उसके कारण कुछ अंतर होगा। तो प्रोकैरियोटिक यदि ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं और यूकैरियोटिक, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बना देता हूं। प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप का होगा। पॉलीसिस्ट्रोनिक, CISTRONIC, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि एक से अधिक जीन जो है एक ही एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब होंगे। मींस कि ये मान लेते हैं डीएनए है और ये डीएनए पूरा का पूरा डीएनए जो है ट्रांसक्राइब हो रहा है, तो यहाँ पर जीन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे जीन जो हैं वो एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे जीन एक साथ ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। कारण उसका ये है कि हमारे पास जीनोम है छोटा, मशीनरी भी छोटी है, तो सारा का सारा जीनोम है वो एक साथ ही ट्रांसक्राइब हो जाएगा, इस वजह से इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या है, पॉलीसिस्टोनिक तो होता ही है, साथ में ये मोनोसिस्टोनिक भी होता है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि जो जीन, जिस जीन की आवश्यकता है जिस कोशिका में, वह जीन वहां ट्रांसक्राइब होता है। हमारे जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो 30,000 जीन है, 30,000 जीन्स हैं। हर एक कोशिका में 30,000 जीन है, लेकिन हर एक कोशिका जो है 30 के 30,000 जीन जो है एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जैसे मस्कुलर सेल है उसमें अलग तरह के जीन एक्सप्रेस होंगे, और यदि नर्व सेल है तो उसमें अलग तरह के जो है जीन एक्सप्रेस होंगे, तभी उनकी संरचना में, उनके कार्यों में अंतर आता है। जबकि हम प्रोकैरियोट्स में क्या है, यूनिसेलुलर जीव है, एक ही कोशिका है, हमें वहां कोई डिफरेंस नहीं करना है कि यह सेल अलग है और यह सेल अलग है। वहां तो सारी कोशिकाएं एक ही कोशिका का सारा जो है जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक और इसको कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक। अब यदि हम इसके एंजाइम्स की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए, तो वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए जो पॉलीमरेज है ये दोनों में थोड़ा अलग होता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कई जो है सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो हमारा मुख्य एंजाइम होगा, वो एमआरएनए का निर्माण करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये जो है टीआरएनए का निर्माण या सिंथेसिस में भाग लेता है। तो ये तीनों पॉलीमरेज हैं, ये अलग अलग जो है एमआरएनए का निर्माण करते हैं, अलग अलग आरएनए का निर्माण करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी 4 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 तो अल्फा यूनिट होती है इसकी, एक बीटा होती है और एक बीटा 1।
ये 4 सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है आरएनए पॉलीमरेज। और इस एंजाइम को, ये जो चारों सब यूनिट है ये मिलकर बनाती हैं, इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, क्या? कोर एंजाइम। ये जो कोर एंजाइम है ये सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़कर होलो एंजाइम का निर्माण करता है। तो होलो एंजाइम क्या होगा? सिग्मा फैक्टर प्लस कोर एंजाइम, या सिग्मा फैक्टर प्लस अल्फा, 2 सब यूनिट अल्फा, एक बीटा, बीटा 1, ये यदि मिलके कंप्लीट होलो एंजाइम का निर्माण करती हैं। और ये होलो एंजाइम ही आगे जाके जो है ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी भाग लेते हैं, इनको बोलते हैं TF सेकंड। TF सेकंड जो होंगे ये अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे। इसमें 3 तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, एक होता है D, एक होता है F और एक होता है H। D का काम होता है कि जो प्रोमोटर सीक्वेंस हैं उनको पहचानने का। F का काम होता है पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको की जो सीक्वेंस है उस पर लोड करने का। और जो H ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका काम होता है मेल्ट डीएनए, यानी कि डीएनए को मेल्ट करने का, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको खोलने का। तो यहां पर हमारे पास पॉलीमरेज है, इसकी 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा 1, और इसको कहते हैं कोर एंजाइम। इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है जिसको बोला जाता है होलो एंजाइम। यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आरआरएनए का निर्माण करता है, सेकंड जो है एमआरएनए का निर्माण करता है, थर्ड टीआरएनए का निर्माण करता है। इसी के साथ इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पाए जाते हैं, इनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड कहा जाता है क्योंकि ये पॉलीमरेज सेकंड के साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से इसको सेकंड कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। ये 3 तरह के होते हैं, डी, एफ, एच। डी जो है वो प्रोमोटर सीक्वेंस को पहचानने का काम करता है, एफ जो है वो पॉलीमरेज को लोड करने का काम करता है, और एच जो है वो डीएनए की जो सीक्वेंस है या डीएनए के डबल हेलिक्स या डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनको खोलने का काम करेगा, उसके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा। अब बात करते हैं प्रोसेस होते कैसी है। हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोट्स में जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा उसके 35 बेसेस पीछे की तरफ, देखो ये सीक्वेंस होती है 5' एंड और ये होती है 3' एंड। ठीक है, हम पहले पिछले वीडियो में सेंस और एंटी सेंस जो है सीक्वेंस के बारे में बात कर चुके हैं, या सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में बात कर चुके हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक सेंस स्ट्रैंड होगा और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा, जिससे एमआरएनए बनेगा। मान लीजिए ये नीचे वाला एमआरएनए है, ये बना रहा है, तो ये कहलाता है टेम्पलेट, और यही जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, जबकि ये जो होगा वो कहलाएगा सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि इसके समान जो है एमआरएनए बन रहा है। तो जो सूचना इस वाले स्ट्रैंड में है, ऊपर वाले जो स्ट्रैंड में है, वही सूचना एमआरएनए में होती है, उसी का वो प्रतिरूप होता है। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है उसके 35 बेस पीछे एक सीक्वेंस पाई जाती है, TTGACA। पहला रिकॉग्निशन तो ये होता है। दूसरा होता है कि इससे 7 बेस पीछे की तरफ TATAAT ये सीक्वेंस पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इन ये जो सीक्वेंस होगी पहले की, इसको बोलते हैं प्रोमोटर सीक्वेंसेस।
प्रोमोटर सीक्वेंसेस। ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है इसको ये पहचानेगा और यहाँ पर ये लोड होगा। लोड होने के साथ ही जो है ये जो डीएनए है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगती है और एमआरएनए जो है वो बनने लगता है। एमआरएनए ये क्या करेगा, पॉलीमरेज क्या करेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसको उसके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ना चालू कर देता है नीचे वाली सीक्वेंस से, टेम्पलेट सीक्वेंस के साथ, और नए एमआरएनए का निर्माण चालू हो जाता है। तो इस तरह से जो है पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम काम करता है। जब 10 बेस लंबा एमआरएनए बन जाता है उसके बाद जो ये इसका सिग्मा जो फैक्टर है वो अलग हो जाता है और सिर्फ कोर एंजाइम ही बचता है, और कोर एंजाइम ही इस पूरे जो एमआरएनए सिंथेसिस है उसको कंप्लीट करवाता है, यानी कि वो ऑटो मोड में काम करता है। तो इसमें तो ये जो है इस तरह की प्रोसेस होगी। ये जो चीज है जो खुल गई है, जो इस तरह के बबल का फॉर्मेशन हो गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ये जो बबल होगा ये 14 बेस का होगा, यानी कि ये यहां से यहां तक 14 बेस का ये ट्रांसक्रिप्शन बबल होगा। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी क्या होगा, यूकैरियोट्स में लगभग समान ऐसे ही होता है। यूकैरियोट्स में यहां पर सीक्वेंस होती है CAAT, इसको CAAT बॉक्स भी कहते हैं। ये होगी -70 से -80 तक, यहाँ थी -35 और यहाँ -7 के बाद इधर की तरफ 5' एंड पर। ठीक है, एक चीज और बेसिक चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके 5' एंड की तरफ इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि यहां से अपस्ट्रीम, और 3' एंड की तरफ होगा ये डाउनस्ट्रीम, नीचे की तरफ। तो ये अपस्ट्रीम होगा। इसी के साथ -25 बेस के बाद इधर की तरफ एक TA सीक्वेंस पाई जाती है और इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। ये होती है CAAT बॉक्स और ये है टाटा बॉक्स। ये होता है -25 बेस पेयर अपस्ट्रीम। तो यहां पर ये 2 प्रोमोटर सीक्वेंसेस होंगी। तो प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। इन्हीं को पहचान कर पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन चालू करता है। तो ये सीक्वेंस जहां पर होगी उसके आगे ये जो है ट्रांसक्रिप्शन चालू कर देगा। तो क्या होगा, हमने 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े, DFH। डी क्या करेगा, सबसे पहले प्रोमोटर सीक्वेंसेस को पहचानेगा। डी ने सबसे पहले क्या किया, ये टाटा बॉक्स को पहचाना। फिर एफ ने क्या किया, पॉलीमरेज जो एंजाइम है, पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम ये वाला, इसको यहां पर ये लोड कर दिया। ठीक है। एच ने क्या किया, ये सीक्वेंस पहले ऐसे थी और एच जैसे ही एच जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच ये क्या करने लगता है, इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ने लगता है और इस तरह से फिर ये जो है ट्रांसक्रिप्शन बबल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। अब आती है प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है उसमें किसी तरह के जो है इंट्रॉन्स नहीं है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चूंकि वो सबसे प्रिमिटिव एनिमल है और उसमें जो जीनोम है वो बिल्कुल जो चीज चाहिए वो चीजें हैं, उसमें कोई भी आलतू फालतू की चीजें नहीं है। तो पूरा का पूरा जीनोम जो है ट्रांसक्राइब होता है, वहां इंट्रॉन है ही नहीं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ही नहीं। तो वहां पर क्या होगा कि प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, जो एमआरएनए है एज इट इज
जो है ट्रांसलेशन चालू कर देगा। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरह के जीन का एक्सप्रेशन करना होता है। तो जो जीन एक्सप्रेस होना है वो जीन वहां एक्सप्रेस होगा, और जो जीन नहीं होना है वो इंट्रॉन के रूप में या नॉन कोडिंग के रूप में वहां पड़े होते हैं। तो उनकी आगे फिर प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो ये हम देखते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले परिवर्तन। हमारे पास जो mRNA बना है, मान लेते हैं ये हमारे पास DNA है, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है और ये जीन 3 है। ये जीन 1, जीन 2 और ये जीन 3। इनको बोलते हैं, जो बीच बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको बोलते हैं इंट्रॉन, और इनको कहा जाता है एक्सॉन्स जो एक्सप्रेस होंगे। इंट्रॉन को इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होती हैं। अब हमें क्या करना होता है, इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। ठीक है, हमारे पास जो mRNA बना है पहले, अभी वो एज इट इज बन गया। अब हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है 5' कैपिंग, दूसरा होता है 3' टेलिंग, या कहेंगे पॉली ए टेल, या एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, और तीसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो पहला क्या होगा, 5' कैपिंग में इस जो जगह है, यहां लिख लेते हैं, ये है 5' एंड और ये है 3' एंड। ये हमारे पास 3 इंट्रॉन है, 2 इंट्रॉन है और 3 एक्सॉन है। तो पहली प्रोसेस क्या कह रहे हैं हम कि 5' कैपिंग। 5' कैपिंग में क्या होगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन, 5' पर 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है ऐड किया जाता है। दूसरी जो प्रोसेस है 3' टेलिंग, उसमें 3' एंड पर एडिनोसिन की टेल ऐड की जाती है, यानी कि एडिनोसिन जो है जोड़ा जाता है, उसके पॉलीमर्स को है जोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं 3' टेलिंग। और तीसरी जो प्रोसेस है होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये तो है हमारे पास एक्सॉन्स, और ये है हमारे पास नीचे जो लटक रहे हैं वो है इंट्रॉन्स, और ये एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SNRNP। ये जो SNRNP है ये कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है। ये क्या करता है कि जो इंट्रॉन्स हैं उनको ये बीच में से रिमूव कर देता है, और एक्सॉन्स जो है उनको ये एक कंटिन्यूस जो है एक्सॉन्स का पीस तैयार कर देता है।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर क्या हुआ, RNP, SNRNP ये जो है एक्ट करता है और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्प्लाइसोसोम। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम में क्या होगा कि ये जो इंट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो अब जो डीएनए जो आरएनए एमआरएनए आएगा वो कैसा होगा, बिल्कुल मैच्योर एमआरएनए होगा। इसको बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए। अब ये जो मैच्योर एमआरएनए है ये अब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए जाता है। यहां पर जो हमने 5' एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन जो जोड़ा था वो था गुएनाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम था। गुएनाइल ट्रांसफरेज। और जो एडेनिन को जोड़ रहा था 3' टेल पर वो था पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज। पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज ये जो एंजाइम, 2 एंजाइम हैं जिनकी सहायता से ये कैपिंग और टेलिंग होती है। तो ये हमारा पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन था। इसके बाद एमआरएनए बाहर आ जाएगा और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। थैंक यू वेरी मच।